हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? हमने लास्ट लेक्चर जो कि एक ही लेक्चर था हमने पढ़ा था। आप 11th क्लास के स्टूडेंट्स हैं और हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था सेल बायोलॉजी। और सेल बायोलॉजी में हमने पढ़ लिया था, सेल का स्ट्रक्चर पढ़ लिया था, उसके फंक्शन पढ़ लिए थे। सेल का स्ट्रक्चर एंड सेल के स्ट्रक्चर में हमने पढ़ लिया था, सेल की डिस्कवरी पढ़ ली थी, साथ ही साथ डिस्कवरी सेल थ्योरी पढ़ ली थी। क्या पढ़ लिया था? सेल थ्योरी, डिस्कवरी, सेल स्ट्रक्चर के अंदर हमने पढ़ लिया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ लिया था। हमने देख लिया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन, ये हमने स्ट्रक्चर पढ़ लिया था, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। ओके, तो ये हमने पढ़ लिया था। इसमें सेल के बारे में हमने ये सारा स्ट्रक्चर हमने देख लिया था। अब हमें पढ़ना है एक्चुअली सेल ऑर्गेनल्स के बारे में। अब हमने पढ़ना है सेल के अंदर जो हमने पढ़ा था, हम पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन हमने पढ़ लिया था, सेल एनवेलप। सेल एनवेलप में अंदर आ जाएगा सेल मेम्ब्रेन एंड उसके साथ सेल वॉल। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन हमने पढ़ लिया था। सेल वॉल आपको बॉटनी वाली मैम पढ़ाएंगी और जनरल आइडिया हम दे देंगे, लेकिन जो स्ट्रक्चर है, कैसे इसका फॉर्मेशन होता है, वो सारा जो है आपको बॉटनी वाली मैम स्वाति मैम पढ़ाएंगी। यहाँ पर इसके अलावा फिर आ जाता है न्यूक्लियस। फिर क्या आ जाता है? न्यूक्लियस आ जाता है। इस न्यूक्लियस को हम अलग से पढ़ेंगे। ये पूरा एक बड़ा टॉपिक है जिसके अंदर आपके आ जाएगा क्रोमोसोम आ जाएगा, डीएनए का स्ट्रक्चर आ जाएगा, डीएनए का स्ट्रक्चर नहीं, न्यूक्लियस का जो भी कंपोनेंट है वो सारे कंपोनेंट इसमें आ जाएंगे। नाउ अब हम देखते हैं साइटोप्लाज्म। जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। सबसे पहला है सेल ऑर्गेनल्स। मेजरली हम जो पढ़ने वाले हैं सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर, सेल ऑर्गेनल्स एंड द सेल ऑर्गेनल्स, देन साइटोसोल। साइटोसोल बेसिकली क्या है? जब साइटोप्लाज्म में से जितने भी सेल ऑर्गेनल्स को अगर हम निकाल दें तो जो फ्लूइड, जो प्लाज्मा बचेगा उसको हम क्या कह रहे हैं? साइटोसोल। सो दैट इज द साइटोप्लाज्म। कंपोनेंट क्या है? सेल ऑर्गेनल और साइटोसोल मिलके क्या बना रहे हैं? साइटोप्लाज्म। सो बेसिकली साइटोप्लाज्म, या फिर आप इसे प्रोटोप्लाज्म भी कह सकते हैं। एंड प्रोटोप्लाज्म दैट मीन्स कि उसके अंदर सेल ऑर्गेनल और साइटोसोल दोनों ही प्रेजेंट है। नाउ अभी हमें सिर्फ ये देखना है, अभी हम सेल ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, आपके पास नोट्स अवेलेबल हैं तो आप नोट से भी पढ़िए, और अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आपकी 11th की बुक है एनसीईआरटी की, वो भी आप उठा सकते हैं। एटलीस्ट जनरल आइडिया आपको वहां से मिल जाएगा। ठीक है, सो अब हमें देखना है सेल ऑर्गेनल्स के बारे में। ये है हमारे, अब हम देखेंगे सेल ऑर्गेनल्स में हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं वेरी सिंपल टॉपिक जो है, हम सबसे पहले पढ़ेंगे ईआर के बारे में। क्या पढ़ने वाले हम? ईआर, दैट मीन्स एंडो प्लाज्मिक रेटिक्यूलम। अब देखो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, अगर मैं इसका स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था जब हमने सेल के बारे में पढ़ा था, प्रोकैरियोटिक एंड द यूकैरियोटिक सेल हमने पढ़ी थी, फिर हमने प्लांट सेल एंड एनिमल सेल के बारे में भी पढ़ा था। तब हमने देखा था कि थोड़ा बड़ा हो जाए, बड़ा बनाते हैं
ताकि इजीली आपको समझ में आए। सो दिस इज द सेल, और सेल के अंदर ये यहाँ पर बीच में प्रेजेंट है। प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर ER या फिर कोई भी ऑर्गेनल्स प्रेजेंट नहीं होता है, हम पढ़ चुके हैं। दिस इज द न्यूक्लियस, ठीक है। ये डबल मेम्ब्रेनस होती है, पोरस होती है, हम ये बात कर चुके हैं, जनरल आइडिया हम ले चुके हैं। नाउ अब ये जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के पास ही इस न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन जो होती है डबल मेम्ब्रेनस होता है। दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन एंड दिस इज द इनर मेम्ब्रेन। तो आउटर मेम्ब्रेन्स के साथ अटैच्ड होता है दिस एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। सो ये जो स्ट्रक्चर हमने बनाया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम बनाया है। अब ये जो इसकी पोजीशन मैंने आपको बता दी, नियर टू न्यूक्लियस, ठीक है। दिस इज द ER को हम कह रहे हैं, शॉर्ट में कह रहे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, ठीक है। नाउ यहाँ पर ER के बारे में देखें तो इसके कंपोनेंट्स के बारे में सबसे हम पहले डिस्कस करेंगे। सो देयर आर 3 कंपोनेंट्स इन द ER। सबसे पहला है सिस्टर्नी, सबसे पहला कंपोनेंट है सिस्टर्नी, देन ट्यूब्यूल्स एंड देन वेसिकल। So these are the 3 components of the ER. Now सिस्टर्नी, सिस्टर्नी जो है वो क्या है? लॉन्ग फ्लैटेंड स्ट्रक्चर है सिस्टर्नी, ठीक है। इरेगुलर लॉन्ग फ्लैटेंड स्ट्रक्चर है, एज वेल एज अनब्रांच्ड है, अनब्रांच्ड स्ट्रक्चर है सिस्टर्नी। नाउ सिस्टर्नी को मैं ऐसे बना सकती हूं, तो दिस इज द सिस्टर्नी का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे ही होगा, है ना। अगर मैं अलग अलग कंपोनेंट्स बनाऊं तो कुछ ऐसा सिस्टर्नी आपको लॉन्ग फ्लैटेंड अनब्रांच्ड स्ट्रक्चर मिलेगा, उसे हम क्या कह रहे हैं? सिस्टर्नी कह रहे हैं। नाउ ट्यूब्यूल्स की अगर हम बात करें तो ट्यूब्यूल्स कैसा स्ट्रक्चर होता है? दिस इज द ब्रांच्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। नाउ ये जो है ट्यूब्यूल्स, या तो ये एसोसिएट मे बी और नॉट एसोसिएटेड टू सिस्टर्नी। ये ज़रूरी नहीं है कि सिस्टर्नी जो है, सॉरी ट्यूब्यूल्स जो है वो सिस्टर्नी के साथ अटैच्ड हो भी सकता है और नहीं भी। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? ये होता है इर्रेगुलर। कैसा इसका स्ट्रक्चर होता है? इर्रेगुलर एंड एज वेल एज अनब्रांच्ड होता है। इसका स्ट्रक्चर अगर हम बनाएं तो कुछ इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। नाउ वेसिकल्स की बात करें तो दीज आर द वेसिकल्स जो हैं, ये होती हैं स्फेरिकल। कैसी होती है? स्फेरिकल होती हैं। एंड ये जो वेसिकल्स हैं ये स्फेरिकल नेचर की है, एंड ये ट्यूब्यूल से, कहाँ से, किससे बनती है? ये ट्यूब्यूल से पिंच्ड ऑफ होकर के बनती है वेसिकल। सो बेसिकली 3 इसके कंपोनेंट्स है। यहीं पर सिस्टर्नी एंड ट्यूब्यूल्स जो होते हैं प्रेजेंट, हो सकता है ये अटैच्ड हो हैं और हो सकता है ये अटैच्ड ना हो। वेसिकल्स जो है वो यहाँ से पिंच्ड ऑफ हो जाती हैं, जैसे कि मान लीजिए ये यहाँ से पिंच्ड ऑफ हुई है, ठीक है। तो हम इसे कह रहे हैं कि जो वेसिकल्स हैं इसे पिंच्ड ऑफ, यानी कि इसी से ही निकलती है ER से। ना अब हम देखेंगे इसके टाइप के बारे में बात करें तो इसके टाइप क्या क्या है। अगर ER की टाइप की बात करें, टाइप ऑफ ER दैट मीन्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो ये 2 टाइप्स के हैं।
कौन सा है? रफ ER and smooth ER. So यहाँ पर रफ ER और स्मूथ ER का क्या मतलब है बच्चों? देखो हम पहले ही मैं आपको फर्स्ट टू लेक्चर्स में मैं आपको बता चुकी हूँ कि यहाँ पर जो ER होता है वो 2 टाइप्स का होता है ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ द राइबोसोम। तो जिस ER के ऊपर राइबोसोम अटैच होते हैं उसे तो हम कहते हैं रफ ER कहते हैं। सो रफ ER का क्या मतलब है कि यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? राइबोसोम प्रेजेंट है। ओके, यहाँ पर क्या मतलब है? राइबोसोम जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट है। और यहाँ पर जो राइबोसोम प्रेजेंट है वो कैसे है? ATS टाइप के राइबोसोम्स प्रेजेंट है। साथ ही साथ ये जो राइबोसोम है ये देखो यहाँ पर अटैच होते हैं, ठीक है, ये अटैच है। अगर मैं थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर यहाँ ऐसे बनाऊं, दिस इज द ये ER है और इस ER पर ये अटैच्ड है, इस ER पर अटैच्ड है आपके राइबोसोम। सो दीज राइबोसोम्स जो हैं कैसे हैं? ATS टाइप के राइबोसोम हैं एंड दीज राइबोसोम्स की 2 सब यूनिट होती हैं, स्मॉल सब यूनिट एंड द लार्ज सब यूनिट। तो जो लार्ज सब यूनिट होती है वो अटैच्ड होती है किसके साथ? इस ER के सरफेस के साथ अटैच्ड होती है लार्ज सब यूनिट एंड अटैच्ड with surface of ER with the help of or through राइबोफोरिन। एक प्रोटीन है, राइबोफोरिन 1 and 2। बेसिकली जो ल्यूमेन होता है, ये जो ER का स्ट्रक्चर है ना, दिस इज द ER का स्ट्रक्चर। ठीक है, अगर ये ER का स्ट्रक्चर है और यहाँ पर बीच बीच में कुछ चैनल्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं और उस चैनल हमने ये भी पढ़ा था कि जब भी हम बात करते हैं किसी भी सब्सटेंस को और कहीं पे भी एंट्री करनी हो, जैसे अगर इसको सेल के अंदर आना है तो एक बड़े मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उसके लिए क्या प्रेजेंट होते हैं? चैनल्स प्रेजेंट होते हैं। तो वो चैनल कौन बनाता है? जनरली प्रोटीन्स बनाते हैं। सो सेल मेम्ब्रेन के हमने फंक्शंस में पढ़ा था, तो जो लिपिड का फंक्शन तो क्या था? लिपिड का फंक्शन था केवल स्ट्रक्चरल उसको मेंटेन करना, और जो प्रोटीन का फंक्शन था वो क्या था? प्रोटीन जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही हैं, जो भी यहाँ पर ट्रांसपोर्ट हो रहा है, जो भी एक्टिविटी सेल कर रही है, उसमें हेल्प कौन करता है? प्रोटीन करता है। तो यहाँ पर जब भी कहीं पे चैनल बनता है, जैसे ल्यूमेन, अब इस क्या बन रहा है? यहाँ पर प्रोटीन बन रहा है, राइबोसोम यहाँ पर सिचुएटेड है, एंड राइबोसोम इसके साथ अटैच्ड किसके साथ है? यहाँ पर एक चैनल प्रोटीन, यहाँ पर एक प्रोटीन प्रेजेंट होता है दैट इज एम्बेडेड इन द membrane of the ER। ओके, membrane of the ER के साथ अटैच्ड होता है, उस प्रोटीन का नाम है राइबोफोरिन। आई बात समझ में? राइबोफ्लोरिन वो प्रोटीन है जो कि सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैच्ड है, किसकी? ER के साथ, और उसी के साथ अटैच्ड है लार्ज सब यूनिट ऑफ द ER। नाउ अब अगर हम बात करें यहाँ पर, तो रफ ER जो है वो मेनली किसका बना हुआ रहता है? सिस्टर्नी एंड टिब्यूल्स का, सिस्टर्नी एंड मेनली जो इसके अंदर कंपोनेंट्स होते हैं, मेजर कंपोनेंट सिस्टर्नी एंड वेसिकल्स का होता है। मेनली किसका होता है? सिस्टर्नी एंड वेसिकल्स का होता है। ये कैसा होता है? ये मोर स्टेबल होता है, ये स्टेबल होता है, काफी स्टेबल स्ट्रक्चर होता है। ये कैसा होता है? स्टेबल स्ट्रक्चर होता है, यहां मैंने लिखा है स्टेबल स्ट्रक्चर। नाउ अगर हम बात करें स्मूथ ER की, तो स्मूथ ER के अंदर राइबोसोम एब्सेंट होता है। राइबोसोम क्या होता है? एब्सेंट होता है। अब यहाँ पर राइबोसोम है नहीं, तो राइबोसोम वाली कोई स्टोरी नहीं आएगी। अब यहाँ पर टिब्यूल्स जो रहते हैं, टिब्यूल्स
मेजरली यहाँ पर क्या प्रेजेंट होते हैं, ट्यूब्यूल कंपोनेंट यहाँ पर ज्यादा रहता है, एंड ये लेस स्टेबल होते हैं। कैसे होते हैं, लेस स्टेबल होते हैं। एंड इनका काम क्या रहता है, अब अगर हम इनके फंक्शंस की बात करें तो रफ ईआर का काम रहता है प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर, प्रोटीन सिंथेसिस एंड द सीक्रेशन, सिंथेसिस एंड सीक्रेशन के अंदर। अगर हम फंक्शंस की बात करें तो यहां पर इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस एंड सीक्रेशन। सीक्रेशन का मतलब यह है कि कोई भी सेल, किसी भी ऑर्गन का कोई भी सेल अगर कोई सीक्रेशन कर रहा है, कोई हार्मोन सीक्रेट कर रहा है, कोई एंजाइम सीक्रेट कर रहा है, कोई कंपोनेंट को सीक्रेट कर रहा है, कैसा भी कंपोनेंट जब वो सीक्रेट कर रहा है तो हम उसे कहते हैं सीक्रेशन। कोई कंपोनेंट बना रहा है सेल की एक्टिविटी के लिए और वो उसको रिलीज कर रहा है तो उसे हम कहते हैं सीक्रेशन। जैसे कि कुछ एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, वो क्या करती है, हार्मोन्स का सीक्रेशन करती है। हार्मोन का सीक्रेशन मतलब रिलीज ऑफ द हार्मोन फ्रॉम द सेल, तो हम उसे कहते हैं सीक्रेशन करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर सिंथेसिस भी करता है एज वेल एज उसी प्रोटीन्स का यहाँ पर ये सीक्रेशंस भी करता है। नाउ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो ये कंसर्न होता है लिपिड एंड ग्लाइकोजन के मेटाबॉलिज्म से। ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म, लिपिड एंड ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म के साथ क्या रहता है, इसका कंसर्न रहता है, यानी कि ये लिपिड एंड मेटाबॉलिज्म का मेटाबॉलिज्म करता है। तो ऐसी सेल्स जैसे कि लिवर सेल्स जो है, लिवर सेल के अंदर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है उसमें काफी अमाउंट में प्रेजेंट होता है। तो जो सेल्स के अंदर, ये डिपेंड करता है सेल की फंक्शन क्या है, सेल क्या काम कर रहा है। किसी सेल को अगर प्रोटीन बहुत बनाना है तो उसके अंदर आरईआर ज्यादा पाया जाएगा, और किसी सेल के अंदर अगर लिपिड और ग्लाइकोजन का मेटाबॉलिज्म करना है, उसको तोड़ना है, बनाना है ना, तो वो काम कौन करेगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करेगा। ठीक है, जैसे कि एडिपोज टिश्यू है, एडिपोज टिश्यू के अंदर भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो प्रेजेंट होता है। अब हम बात करते हैं इसके मॉडिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। मॉडिफिकेशन ऑफ ईआर। अब देखो, ईआर का मॉडिफिकेशन का मतलब है कि किसी सेल को फंक्शनिंग के लिए, ठीक है, किसी सेल को एक स्पेसिफिक फंक्शन के लिए परफॉर्म करने के लिए ईआर अपने आप के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन करता है। जैसे कि अगर हम देखें, सबसे पहला एग्जांपल सार्कोप्लाज्मिक। ये नाम लेने से पहले मैं आपको बताती हूं कि हमारी जो मसल्स होती हैं उनको फंक्शनिंग के लिए क्या चाहिए होता है, कैल्शियम आयन चाहिए होता है। अगर उनको फंक्शन करना है, परफॉर्म करना है, तो दे हैव टू नीड अ कैल्शियम आयन। अब ये जो कैल्शियम आयन जो है ये हमेशा जरूरी नहीं हो अवेलेबल नहीं हो, या फिर ये सेल के अंदर कैल्शियम जो होता है सेल के अंदर हम उसे ऐसे ही फ्री नहीं छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो इवोल्यूशन के दौरान क्या हुआ है कि इस कैल्शियम को क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है एक कंपोनेंट के अंदर, एक स्ट्रक्चर के अंदर उसको स्टोर किया जाता है। उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं ईआर। तो जो मसल्स के अंदर ईआर होते हैं वो मॉडिफाई हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ, मॉडिफाई कैसे हो जाते हैं, क्योंकि वहां की जो ईआर है वो कैल्शियम को स्टोर करती है और उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो फर्स्ट स्ट्रक्चर है सार्कोप्लाज्मिक, सार्को का मतलब है मसल की एक यूनिट को हम कहते हैं सार्कोमियर कहते हैं, और उसी से ही नाम बन करके आया है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या कह रहे हैं, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आपने वापस चालू किया था क्या? वापस स्टार्ट किया था क्या? नहीं। तो ये ऑटो फोकस लॉक करके गया था, मैं वो कहाँ से हट गया? नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं किया, देखिए कि मैं तो उसकी तरफ। ठीक है। सो फर्स्ट मॉडिफिकेशन है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या करता है, ये वो ईआर है जो कि कैल्शियम को स्टोर करने का
काम करता है। और ये किन मसल्स के अंदर देखने को मिलता है? कार्डियक मसल, कार्डियक जो हार्ट की मसल होती है, एंड स्केलेटल मसल। ये इसका फंक्शन होता है। नाउ सेकंड अगर हम बात करें तो जैसे कि निस्सल बॉडी, निस्सल बॉडी जो है, वैसे इंपॉर्टेंट यही है इसका मॉडिफिकेशन। निस्सल बॉडी है, ये नर्व सेल के अंदर प्रेजेंट रहता है। यहां पर क्या होता है कि जो सिस्टर्नी होती है, ठीक है, सिस्टर्नी जो है उसके अंदर, उसके पास में राइबोसोम खूब सारे अलाइंड हो जाते हैं। उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं निस्सल बॉडी कहते हैं। और ये किस में देखने को मिलेगा? नर्व सेल को देखने के अंदर मिलेगा। एक होता है माइक्रो बॉडीज। माइक्रो बॉडीज जो हैं बेसिकली ये क्या है? ये ER प्लस राइबोसोम के पीसेस हैं। क्या है? पीसेस हैं। एंड ये लिविंग सेल के अंदर एग्जिस्ट नहीं करते, नॉट एग्जिस्ट इन लिविंग सेल, ठीक है। ये साइंटिस्ट इसका यूज करते हैं। ER और राइबोसोम के पीसेस होते हैं प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। इसको साइंटिस्ट लैब के अंदर यूज करते हैं। माइक्रो बॉडीज है। अब माइलिनॉइड बॉडीज है। माइलिनॉइड बॉडीज क्या है? माइलिनॉइड बॉडीज है रेटिना में प्रेजेंट होती है। माइलिनॉइड बॉडी है, ये रेटिना की सेल्स में प्रेजेंट होती हैं। एंड वहां पर ये फोटो सेंसिटिव होती है। ये कैसी होती है? फोटो सेंसिटिव, ठीक है। हमें सिर्फ ये नाम पता होने चाहिए कि इसके मॉडिफिकेशंस क्या हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द, आप आगे पढ़ेंगे, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, निस्सल बॉडी, माइक्रो बॉडीज एंड दी माइलिनॉइड बॉडीज। नाउ अब इसके अगर हम देखें कि इसके अंदर कुछ एंजाइम्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। एंजाइम्स जैसे कि ER के अंदर, अब ER का खुद का साइटोप्लाज्म है। ये देखो ER है। इस ER के अंदर ये क्या प्रेजेंट है? ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, देखो, ठीक है। अब ये देखें तो ये इसका स्ट्रक्चर कैसा है? यहाँ पर राइबोसोम प्रेजेंट है, ये बीच में लुमेन प्रेजेंट है, और इसके अंदर स्ट्रोमा प्रेजेंट है, और स्ट्रोमा के यहाँ पर कुछ साइटोप्लाज्म इसका भी कुछ प्रेजेंट होगा, प्लाज्मा प्रेजेंट होगा, उसको हमने स्ट्रोमा। उसके अंदर क्या प्रेजेंट होंगे? एंजाइम यहाँ पर प्रेजेंट होगा। एंजाइम जो है यहाँ पर कुछ प्रेजेंट होते हैं। वो कौन से एंजाइम्स हैं? सक्सिनेज एंजाइम है, और भी बहुत सारे एंजाइम है। NADH एंजाइम है, फॉस्फेटेज एंजाइम है, ATPase एंजाइम है। डिफरेंट काइंड ऑफ एंजाइम्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पर अगर इसके फंक्शंस की बात करें तो इसके फंक्शंस में देखेंगे तो ये क्या करता है? मैकेनिकल सपोर्ट करता है। इसके फंक्शन की अगर हम बात करें तो ये क्या करता है? मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। मैकेनिकल सपोर्ट टू सेल, क्या कर रहा है? मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है टू द सेल। उसके साथ साथ ये क्या कर रहा है? इंटरसेल्युलर एक्सचेंज भी कराता है। इंटरसेल्युलर, इंट्रासेल्युलर एक्सचेंज। इसका मतलब ये है कि जब यहाँ पर राइबोसोम्स जो हैं प्रोटीन बना रहे हैं, और वो प्रोटीन्स जो हैं वो आगे ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं टू देयर डेस्टिनेशन। सो यहाँ पर जो प्रोटीन्स हैं वो अलग अलग जगह पर जाते हैं, और ये इसका काम कौन करता है? ER करता है, ठीक है। तो हम इसे कहते हैं इंट्रा, यानी कि सेल के अंदर ही जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है एक मटेरियल से दूसरे, एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन तक। जैसे कुछ एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट लाइसोसोम को है, कुछ एंजाइम्स की या प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट गोल्जी बॉडी को है तो गोल्जी बॉडी को जाएगा, कुछ एंजाइम्स की या प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट, सब्सटेंस की रिक्वायरमेंट जो है वो सेल मेम्ब्रेन को है तो ये वहां जाएगा, ठीक है। तो जो भी सेल की एक्टिविटी हो रही है उस एक्टिविटी में जो भी सब्सटेंस यहाँ पर चाहिए उसके लिए ट्रांसपोर्ट का काम है वो कौन कर रहा है? ये भी
एक्सचेंज करने का काम कर रहा है, ये पहुंचाने का काम कर रहा है। यहां से ये न्यूक्लियस भी जा सकता है, यहां से ये गोल्जी बॉडी को भी जा सकता है। अब हमें देखना है और क्या है इसका। RER भी मैंने आपको बता ही दिया। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस का काम है। उसके अलावा लिपिड सिंथेसिस का काम जो है वो कौन करता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि क्या बनाता है? कोलेस्ट्रॉल भी बना रहा है, लिपिड मेटाबॉलिज्म कर रहा है, कोलेस्ट्रॉल भी बना रहा है, और ये स्मूथ ER सेल मेम्ब्रेन के कंपोनेंट्स भी बनाता है। क्या बनाता है? सेल मेम्ब्रेन के कंपोनेंट्स भी बनाता है। हमारा यहाँ पर ये ER जो है कंप्लीट हो चुका है। बहुत ही इजी है, इसके फंक्शंस याद रखने हैं और इसके कुछ मॉडिफिकेशन याद रखने हैं। इसके कंपोनेंट्स में ये याद रखना है कि सिस्टर्नी वेसिकल ट्यूब्यूल्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं एंड इसकी पोजीशन कहाँ होती है और इसके फंक्शन क्या हैं और इसके टाइप क्या है। बहुत इजी है, स्पेसिफिक है, ज्यादा डिटेल में हमने बहुत ही सिंप्लीफाई करके इसे पढ़ा है। यहां पर ER जो है वो आपका फिनिश हो गया। ER के कुछ और फंक्शंस भी हैं, आपके नोट्स में दिए हुए हैं। ER के और भी फंक्शंस दिए हुए हैं, जैसे कि सेलुलर मेटाबॉलिज्म जो है, सेलुलर मेटाबॉलिज्म के लिए क्या करता है? ये देखो, ये ER है, इसका स्ट्रक्चर ऐसा क्यों है? ये क्यों फ्लैटेंड स्ट्रक्चर है ना? ये इसीलिए है कि ये क्या करता है? सरफेस एरिया को इंक्रीज कर दिया। क्या कर दिया इसने? सरफेस एरिया को इंक्रीज कर दिया फॉर दी सेलुलर मेटाबॉलिज्म के लिए। ये क्या करता है? सेलुलर मेटाबॉलिज्म को भी प्रमोट करता है। नाउ इसके अलावा सेलुलर मेटाबॉलिज्म, ठीक है, और दूसरा क्या हो सकता है? इस ER का काम क्या हो सकता है? फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। यस, फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। लाइसोसोम का फॉर्मेशन भी यही करता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स का भी यही करता है। जो वेसिकल्स हैं, लाइसोसोम, वेसिकल, गोल्जी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कौन कर रहा है? वो यही करता है। एक्सेप्ट जितने भी ऑर्गेनल्स हैं उनका फॉर्मेशन ER से ही ओरिजिनेट होता है, एक्सेप्ट क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। उसके अलावा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनाने के लिए भी ये हेल्प करता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनाने में भी ये क्या करता है? हेल्प करता है। उसके अलावा डिटॉक्सिफिकेशन का भी काम करता है। डिटॉक्सिफिकेशन जो वाला काम होता है जनरली लिवर के अंदर होता है, तो लिवर के अंदर SER जो है, ये डिटॉक्सिफिकेशन का काम कौन कर रहा है? बेसिकली SER करता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। नाउ ER क्या प्रोवाइड करता है? ER कुछ कंपोनेंट्स के लिए, कुछ सब्सटेंस के लिए प्रिकर्सर भी प्रोवाइड करता है। ER क्या प्रोवाइड करता है? इट प्रोवाइड्स प्रिकर्सर for components, enzyme, for some enzymes or hormone, ठीक है। तो ये इसके कुछ और भी फंक्शन है, एक्स्ट्रा फंक्शन जो है, जो आपको नोट्स में है, आपके अवेलेबल हैं। सेलुलर मेटाबॉलिज्म, फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी एंड अदर एक्सेट्रा। जितने भी जो ऑर्गेनल्स हैं उन सबका फॉर्मेशन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से हो रहा है, एक्सेप्ट द क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, उसका फॉर्मेशन भी यही कर रहा है, डिटॉक्सिफिकेशन कर रहा है। एंड ER दैट प्रोवाइड्स द प्रिकर्सर फॉर दी सम एंजाइम एंड दी हार्मोन्स। प्रिकर्सर का मतलब ये है कि अगर कोई एंजाइम बनाने के लिए पहला कोई कंपोनेंट कोई होना चाहिए, जैसे कि मुझे C कंपोनेंट बनाना है और उसके लिए A चाहिए, तो A इसके पास अवेलेबल, तो ये प्रोवाइड कराता है A कंपोनेंट।
ओके, सो यहां पर आपके ये कंप्लीट हो चुका है ER के फंक्शंस। अब हमें देखना है बच्चों, गोल्जी बॉडी के बारे में पढ़ना है। क्या पढ़ना है? गोल्जी बॉडी। गोल्जी कॉम्प्लेक्स। गोल्जी कॉम्प्लेक्स हमें पढ़ना है। सो इसकी डिस्कवरी की बात करें तो इसको कैमिलो गोल्जी ने इसको डिस्कवर किया था, कैमिलो गोल्जी, और उन्हीं को ही हमने क्रेडिट दे दिया, और उन्हीं को क्रेडिट देने के लिए हमने उनके नाम पर इस ऑर्गेनेल को नाम रख दिया गोल्जी कॉम्प्लेक्स। इसके बहुत सारे नाम हैं, कई कई जगह एनिमल्स के अंदर, प्लांट्स के अंदर इसके अलग अलग नाम हैं। जैसे प्लांट के अंदर हम इसे कहते हैं डिक्टियोसोम। क्या कहते हैं? डिक्टियोसोम कह रहे हैं। बेकर्स बॉडी, ये इसका नाम है, बेकर्स बॉडी। ये कुछ इनके नाम हैं। कॉम्प्लेक्स है, गोल्जी बॉडी भी कह सकते हैं, गोल्जी बॉडी। और एपरेटस जो है, ये नाम जो है ये एक ही है, अलग अलग नहीं है। गोल्जी बॉडी, गोल्जी एपरेटस, गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो है ये इन्हीं का ही नाम है। इसे हम क्या कह सकते हैं? इसे डिक्टेटर ऑफ, इसे क्या नाम दिया गया है? डिक्टेटर ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल मैक्रोमोलिक्यूल ट्रैफिक इन सेल। एंड इसे और भी नाम दिया गया है द मिडिल मैन, है ना। मिडिल मैन का मतलब ये है कि ये बीच में खड़ा है, इधर पहुंचाना है कुछ सामान, इधर पहुंचाना है, तो ये चारों तरफ से आगे भी, है ना, अपने आगे की तरफ जो ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है उनको भी प्रोवाइड कराता है। तो कुल मिला के क्या कह रहे हैं? मिडिल मैन की तरह डिक्टेटर ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स, जो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं उनको रास्ता बताता है कि तुम्हें किस तरफ जाना है, तुम्हें लेफ्ट में जाना है, राइट में जाना है, अपवर्ड जाना है ना। तो ये उसको क्या बताता है? डिक्टेटर। इसलिए हम इसे कह रहे हैं डिक्टेटर। या हम इसे, मैंने आपको एक और नाम कहा था, पोस्ट ऑफिस ऑफ दी हेडक्वार्टर भी हम इसे कह सकते हैं, कि जहाँ पे सारी चिट्ठियाँ आती हैं और वो चिट्ठियाँ यहाँ से स्क्रूट होकर के यहाँ से जाती हैं अलग अलग डेस्टिनेशन को। उस एड्रेस पर, उस चिट्ठियों पर एड्रेस लिखा हुआ होता है, और उस एड्रेस को ये पोस्टमैन की तरह भी वर्क करता है कि ये पहुंचाता है सब जगह पर, या रास्ता बताता है कि तुम इस तरफ जाओ। ठीक है, सो ये काम होता है गोल्जी। ये इसके नाम है, कुछ अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के अंदर उनके अलग अलग नाम है, उनका अलग अलग फंक्शन है। प्लांट्स के अंदर हम उसे डिक्टियोसोम भी कहते हैं। इसके स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो इसका स्ट्रक्चर जो है, जैसे ये सेल है, इस सेल के अंदर दिस इज द न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के पास ही हम जानते हैं प्रेजेंट होता है, ये तो है ER, लेकिन उसी के नीचे ही प्रेजेंट होता है, जहां पर ये प्रेजेंट होता है कुछ ज़्यादा ही यहाँ बना देते हैं, ये कुछ ऐसे ही प्रेजेंट होता है। ये इसका कुछ स्ट्रक्चर, ये है गोल्जी बॉडी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर सेल के अंदर क्या होता है, दिस इज द सेल है। अब इस सेल के अंदर जहां पर भी गोल्जी बॉडी प्रेजेंट होता है ना, उस गोल्जी बॉडी के आसपास जो साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है वहां पर कोई भी सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, तो जहां पर ये रहता है ना, वहां पे सिर्फ इसी का ही राज होता है और किसी का राज नहीं होता है। बहुत ईगोस्टिक पर्सन, बहुत ही ईगोस्टिक ऑर्गेनल है, किसी से बात नहीं करता है। ठीक है, सिर्फ इशारा करता है कि तुम्हें यहाँ जाना है। ठीक है, अब ये देखो, ये अपने साथ किसी को लेके नहीं बैठता, ये अकेला ही बैठता है, जंगल का राजा जैसे होता है, अकेला रहता है, ये भी अकेला रहता है। और इस जोन को, जिस जोन में ये रहता है, उस जोन को हम कहते हैं जोन ऑफ एक्सक्लूजन। क्या कह रहे हैं? जोन ऑफ एक्सक्लूजन हम इसे कह रहे हैं।
ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा गोल्जी कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर। अब ऐसे कंपोनेंट्स की बात करें, मुझे ये रफ करना पड़ेगा। अगर इसके कंपोनेंट्स की बात करें तो इसके कंपोनेंट्स भी है कुछ कुछ मिलता जुलता है ER से, क्योंकि ये ओरिजिनेटेड हुआ है ER से। तो इसके कंपोनेंट्स में 4 कंपोनेंट्स है इसके स्ट्रक्चर के अंदर। पहला कंपोनेंट है सिस्टर्नी। सिस्टर्नी जो है, अगर हम इसके सिस्टर्नी की बात करें तो फ्लैट डिस्क लाइक इसका स्ट्रक्चर होता है, अरेंज्ड इन अ स्टैक। ये कुछ इस तरह से अरेंज होता है। ये क्या है? सिस्टर्नी है। और ये अरेंज है स्टैक के फॉर्म में, पैरेलली दे आर अरेंज्ड एंड जनरली दे आर कनेक्टेड। ये कनेक्टेड होते हैं। सो दीज आर द सिस्टर्नी, फ्लैटेंड होती हैं, डिस्क लाइक इनका स्ट्रक्चर होता है। बट डिफरेंस इनका जो स्ट्रक्चर होता है, बट ये क्या रहता है? अलग अलग रहता है। कनेक्टेड रहते हैं, इंटरनली कनेक्टेड रहते हैं। इनका जो ये स्टैक के फॉर्म में है एक दूसरे के ऊपर, ये अलग अलग रहती हैं। एक सिस्टर्नी, दूसरी सिस्टर्नी, तीसरी, थर्ड, फोर्थ सिस्टर्नी। नाउ इनका जो ऐसे तो ये डिफरेंट होते हैं, लेकिन इंटरनली क्या होते हैं? कनेक्टेड होते हैं। इंटरनली कनेक्टेड। नाउ अब यहां पर इसकी 2 सरफेस होती हैं। एक सरफेस तो होती है कॉनकेव और एक होती है कॉन्वेक्स। तो कॉन्वेक्स सरफेस जो है, कॉन्वेक्स सरफेस जो है वो क्या होती है? न्यूक्लियस की तरफ होती है। किस तरफ होती है? टुवर्ड्स न्यूक्लियस। और इस जो सरफेस न्यूक्लियस की तरफ होती है उसको हम कहते हैं सिस फॉर्मिंग, सिस फेस कहते हैं हम उसे। क्या कहते हैं? हम उसे कहते हैं सिस फेस कहते हैं, और या फिर सिस फॉर्मिंग भी कहते हैं। फॉर्मिंग फेस भी कह रहे हैं हम इसे। क्या कह रहे हैं? फॉर्मिंग फेस। ठीक है, न्यूक्लियस की तरफ होती है। कॉन्वेक्स सरफेस जो है वो न्यूक्लियस की तरफ रहता है, यानी कि यहाँ पर न्यूक्लियस प्रेजेंट है और इस न्यूक्लियस की तरफ जो गोल्जी बॉडी एपरेटस है वो कौन सा है? कॉन्वेक्स है। ठीक है, और अब हम बात करें अगर कॉनकेव की, तो कॉनकेव में क्या होता है? कॉनकेव सरफेस जो है, कॉनकेव सरफेस जो है वो किस तरफ होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ होती है। और उसको हम क्या कहते हैं? जिस तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ है तो उसको हम कहते हैं ट्रांसफेस कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? ट्रांसफेस हम उसे कह रहे हैं। एंड मैच्योरिंग फेज भी हम इसे कहते हैं। इसका दूसरा नाम है मैच्योरिंग फेज। ठीक है, या तो ट्रांसफेस एंड मैच्योर फेस भी कहते हैं। तो आपको दोनों ही नाम देखने को मिलेंगे, सिस फेस एंड द सिस फेस फॉर्मिंग फेस एंड ट्रांसफेस मैच्योरिंग फेस। ये दोनों इसी के ही नाम है। सो स्ट्रक्चर जो है वो क्या है? ये जो स्ट्रक्चर है ये न्यूक्लियस है, और इस न्यूक्लियस की तरफ जो स्ट्रक्चर है वो कॉन्वेक्स है, और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ है इसका जो फेस किया हुआ है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ वो कौन सा है? कॉनकेव है। उसको हम कहते हैं ट्रांसफेस कहेंगे। नाउ अब हम बात करते हैं सेकंड कंपोनेंट की बात करें तो सेकंड कंपोनेंट जो है वो क्या है? ट्यूब्यूल्स है। सेकंड कंपोनेंट क्या है बच्चों? ट्यूब्यूल्स। सेकेंड कंपोनेंट्स क्या है? ट्यूब्यूल्स है। ट्यूब्यूल्स यहाँ पर जो है ब्रांच्ड फॉर्म में होती हैं। ट्यूब्यूल कैसी होती है? ब्रांच फॉर्म में, इररेगुलर होती हैं। ठीक है, ठीक है, उसे हम कहते हैं ट्यूब्यूल्स कह रहे हैं। नाउ इररेगुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को ट्यूब्यूल नाम दिया है। नाउ अब अगर हम बात करें वेसिकल की, तो यहाँ पर थर्ड जो कंपोनेंट है वो क्या है? वेसिकल
वेसिकल्स हैं। नाउ दीज वेसिकल्स जो हैं अराइज बाय द बडिंग ऑफ द टिब्यूल्स, ये टिब्यूल से ही बडेड ऑफ होकर के निकलती हैं। अराइज फ्रॉम टिब्यूल्स, अराइज फ्रॉम दी टिब्यूल्स। और ये जो वेसिकल्स होती हैं इनकी खास बात ये होती है, हम आगे पढ़ेंगे कि इन वेसिकल्स के अंदर ये क्या होती हैं, ये लाइसोसोम का फॉर्मेशन कर रही हैं एंड एज वेल एज इसके अंदर कुछ एंजाइम्स, हाइड्रोलाइसिस एंजाइम्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसे हम कह रहे हैं वेसिकल। इसके अंदर कुछ एंजाइम्स, प्रोटीन, जो भी सीक्रेटरी प्रोटीन है उसको ये वेसिकल के फॉर्म में पैकेज करके और भेजने का काम करता है, ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है विद द हेल्प ऑफ वेसिकल। वेसिकल का काम क्या है, ईआर में भी वेसिकल प्रेजेंट होती है। बेसिकली वेसिकल कब बनती है, जब उसको कोई कंपोनेंट जो है उसको सीक्रेट आउट करना हो और उसे दूसरी जगह पर भेजना हो, सेल के अंदर ही या फिर सेल के बाहर, तो हम उसे वो किस फॉर्म में उसको पैकेट बना करके भेजेगी ना, तो ये पैकेट जो है वेसिकल के फॉर्म में उसको पैकेजिंग करके उसे भेजने का काम करती हैं। सो ईआर एंड गोल्जी बॉडी दोनों के अंदर वेसिकल्स का यही काम है। सो अब हम यहाँ पर बात करते हैं जो फोर्थ वन जो कि डिफरेंट कंपोनेंट है, दैट इज द वैक्यूल। ये थोड़ा सा बड़ा स्ट्रक्चर होता है प्लांट्स के अंदर। वैक्यूल्स जो है वो काफी लार्ज साइज में होती है, तो यहाँ पर जो वैक्यूल्स हैं बेसिकली लार्ज स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है एंड एसोसिएटेड विद द टिब्यूल्स। ये भी एसोसिएटेड होता है टिब्यूल्स के साथ, लार्ज स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है वैक्यूल्स का। तो ये था इसके कंपोनेंट्स के बारे में। अब हम इसके फंक्शन के बारे में फटाफट देख लेते हैं। इसके फंक्शंस क्या है, इसके फंक्शन है सेल सीक्रेशन। क्या है, सेल सीक्रेशन। इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट जो फंक्शन है वो है सेल सीक्रेशन है। बेसिकली जो सेल सीक्रेशन है वो 3 स्टेप्स के अंदर होता है, 3 स्टेप्स के अंदर होता है। सबसे पहले क्या होता है कि ईआर से जो कंपोनेंट है वो पैकेजिंग होकर के किसके पास पहुंचता है, गोल्जी के पास पहुंचता है। सेकेंड स्टेप के अंदर क्या होता है, सेल सीक्रेशन का क्या मतलब है, सेल सीक्रेशन इसका इंपॉर्टेंट चीफ फंक्शन है। इसमें ईआर क्या करता है, ईआर जो भी कंपोनेंट बना रहा है वो पैकेजिंग करके उसको गोल्जी तक पहुंचाता है। फिर गोल्जी क्या करता है, गोल्जी जो है उस कंपोनेंट्स को क्या करता है, मॉडिफाई करता है। ये काम करता है, यहाँ पर मॉडिफिकेशन का काम होता है। बेसिकली मॉडिफिकेशन का मतलब ये है कि जैसे हमने यहाँ पर लिपिड प्रोटीन की बात करें, हमें कंपोनेंट चाहिए सेल मेम्ब्रेन के लिए, तो सेल मेम्ब्रेन के लिए हमको जो कंपोनेंट चाहिए, हमें फॉस्फोलिपिड चाहिए एंड प्रोटीन चाहिए। अब उस प्रोटीन पे हमें कुछ मॉडिफिकेशन करना है, उस लिपिड एंड प्रोटीन के अंदर हमको क्या करना है, कुछ मॉडिफिकेशन करना है। जैसे कि हमने उस मॉडिफिकेशन किया, मॉडिफिकेशन के लिए हमने उसके ऊपर क्या लगा दिया, कार्बोहाइड्रेट लगा दिया। हम ये पढ़ चुके हैं कि कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होते हैं, तो हमने इन दोनों पर क्या कर दिया, हमने नहीं, गोल्जी बॉडी ने इस पे मॉडिफिकेशन किया, तो इसको क्या नाम दे देंगे, ग्लाइकोलिपिड। इसे हमने क्या कहा, ग्लाइकोलिपिड, और इसे हम क्या कहेंगे, ग्लाइकोप्रोटीन। सो बेसिकली जो मॉडिफिकेशन वाला काम था वो किसने किया, गोल्जी बॉडी ने किया। लेकिन ये सारे लिपिड प्रोटीन ये कहाँ से आ रहे थे, पैकेज बन करके कहाँ से आ रहे थे, ईआर से बन के आ रहा था। फिर वो गोल्जी के पास गया, गोल्जी ने उसको मॉडिफिकेशन किया। नाउ थर्ड स्टेप के अंदर क्या हो रहा है कि ये जो गोल्जी है ये क्या करेगा, ये अब पैकेज ये इन्वॉल्व होता है पैक्ड इन वेसिकल्स, ये करेगा पैक्ड इन वेसिकल्स। ये जो कंपोनेंट्स जो है इनको पैक्ड करेगा इन वेसिकल्स के फॉर्म में और उसको क्या कर देगा, सीक्रेट आउट कर देगा। अब उसको सीक्रेट करेगा या तो इंट्रासेल्युलर होगा या तो वो इंट्रासेल्युलर, दैट मीन्स इंट्रासेल्युलर का मतलब है सेल के अंदर ही। यहाँ पे ये गोल्जी बॉडी है, गोल्जी बॉडी ने सीक्रेशन निकाले अपने वेसिकल्स के फॉर्म में, और ये कहाँ जाएंगे, अब ये जाएंगे या तो जाएगा सेल के जस्ट बाहर
या ये सेल के अंदर ही ट्रैवल करते हुए जिसके पास माइटोकॉन्ड्रिया जो भी इसके पास कंपोनेंट है जहाँ पे भी इसे जाना है ये जाएगा जहाँ रिक्वायरमेंट है। और उसके अलावा सेल के बाहर भी जा सकता है और हो सकता है कि सेल मेम्ब्रेन का ही कंपोनेंट हो तो इस सेल मेम्ब्रेन के साथ जाकर के फ्यूज हो जाएगा। सो बेसिकली गोल्जी बॉडी का ये फंक्शन होता है। उसके अलावा गोल्जी बॉडी का फंक्शन क्या है? सेल वॉल का फॉर्मेशन करना। क्या फंक्शन है? सेल वॉल फॉर्मेशन। तो जब सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है तो सेल वॉल के अंदर सबसे पहले क्या बनती है? मिडल लैमेला बनती है। हम पढ़ेंगे, आप आगे स्वाति मैम से आपको बताएंगी कि कैसे इसका फॉर्मेशन होता है। उसके अलावा सेल प्लेट का भी फॉर्मेशन होता है। सो सेल प्लेट का फॉर्मेशन कब हो रहा है? जब सेल डिवीजन हो रहा होता है। कब? सेल डिवीजन हो रहा होता है। अब साथ ही साथ ये बनाता है एक्रोसोम फॉर्मेशन। एक्रोसोम फॉर्मेशन इन स्पर्म। स्पर्म के अंदर एक्रोसोम, एक्रोसोम वो एलिमेंट होता है, ये है स्पर्म और उसके अंदर ये न्यूक्लियस होता है और इस न्यूक्लियस के ऊपर प्रेजेंट होता है एक्रोसोम। और इस एक्रोसोम के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? लाइसिस एंजाइम। यहाँ पर हम आगे पढ़ेंगे, लाइसिस एंजाइम यहाँ पर प्रेजेंट होता है और ये लाइसिस क्या करता है? एग मेम्ब्रेन को क्या करता है? लाइसिस करने का काम रहता है। तो अगर आपको एंजाइम चाहिए, आपको लाइटिक एंजाइम चाहिए तो किससे बनना? तो हमें क्या चाहिए होगा? गोल्जी बॉडी, क्योंकि गोल्जी बॉडी ही सारे सीक्रेशंस करता है और इसलिए इसका फॉर्मेशन कौन कर रहा है? एक्रोसोम का गोल्जी बॉडी कर रहा है। एज वेल एज कुछ लाइसोसोम का फॉर्मेशन भी कौन कर रहा है? लाइसोसोम का फॉर्मेशन गोल्जी बॉडी कर रहा है। सो बेसिकली लाइसोसोम का फॉर्मेशन देखें तो कौन कर रहा है? अल्टीमेटली ईआर से गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी से लाइसोसोम का फॉर्मेशन हो रहा है। कुछ इस तरह से होता है, ईआर से गोल्जी, गोल्जी से लाइसोसोम। एंड सीक्रेशन ऑफ द हार्मोन्स। ग्लैंड्स के अंदर जो हार्मोन्स, हमारी जितनी भी ग्लैंड्स है, लिवर ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है, ये जितनी भी ग्लैंड्स है, ये जो सीक्रेशन करती है हार्मोन्स का, वो किसके कैसे करती है? उनकी सेल सीक्रेशन करती है विद द हेल्प ऑफ गोल्जी बॉडी। क्योंकि गोल्जी बॉडी क्या करता है? मॉडिफिकेशन करता है, पैकेजिंग करता है, तो सारा सीक्रेशन का काम किसके पास है? गोल्जी बॉडी के पास है। सो ये हमारे कुछ फंक्शंस हो गए गोल्जी बॉडी के।